वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, अगर आप लोग एचपीपीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये इम्पॉर्टेंट नोट्स एचपीपीजीटी हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट और एचपीपीजीटी हिंदी के 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को परचेज़ कर सकते हो और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। अभी आपके पास कुछ समय शेष बचा हुआ है, तो इस समय का अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपको जोर देकर कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पहले प्रश्न पूछे जाते थे, अब कैसे आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इन चीज़ों को ले सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो, क्योंकि कुछ ही समय शेष अब रह चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण उपन्यास लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले हमने इसके 3 उपन्यास को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जाकर देखिएगा। बाकी जो इस उपन्यास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। जो तथ्य यहाँ पर आपको बताऊँगा हर एक को आपने नोट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा उपन्यास होगा तो वो होगा शेखर एक जीवनी। पूछा जाएगा सीधा सीधा कि शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, तो ये अज्ञेय का उपन्यास है। किसका? अज्ञेय का। कई बार परीक्षा में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर से रिपीट करूँगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये प्रश्न पूछा जाता है। इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको नोट करना है। फिर देखिए, जो शेखर एक जीवनी भाग 1 है जो वो हमें लगा है एचपीपीजीटी हिंदी के न्यू सिलेबस में। ठीक है, तो भाग 1 का ध्यान रखना है। दूसरा तीसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो शेखर एक जीवनी इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1941 है। तो यहाँ पर आपको और भी तथ्य दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर कुछ और तथ्य भी जुड़े होंगे तो उसको भी आप देख लेना। यहाँ से तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और प्रकाशन वर्ष इसका 1941 हो जाएगा। इसी के साथ देखिए आगे है शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास भी है। कैसा है ये? एक तो ये चर्चित है, दूसरा विवादित उपन्यास भी है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञेय की जीवनी मानते हैं। अज्ञेय स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, पूछा जा सकता है कि क्या, अगर आपको तर्क और स्थापना वाला प्रश्न आएगा तो क्या वहाँ पर आएगा कि अगर क्या जो कुछ विद्वान शेखर एक जीवनी को स्वयं अज्ञेय की जीवनी मानते हैं, तो ये आप सही करोगे, हाँ जी मानते हैं कुछ विद्वान, सारे नहीं कुछ विद्वान। परंतु अगर स्वयं अज्ञेय की बात आएगी तो अज्ञेय स्वयं इससे इनकार करते हैं कि शेखर एक जीवनी उनकी जीवनी नहीं है। और भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि जो शेखर एक जीवनी है यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोग के द्वंद्व को सामने लाता ही है। क्या है? जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है यह व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्व को सामने लाता है। जो शेखर होता है उसके अंदर कई द्वंद्व चले होते हैं, कुछ चीज़ें उसे सही लगती है, कुछ चीज़ें उसे गलत लगती है। तो जो गलत चीज़ें लगती है तो उसका वो कड़ा विरोध भी करता है, परंतु साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। जो शेखर है वो किस किस द्वंद्व से टकराता है? व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि जो द्वंद्व उसके मन में चलते हैं। फिर आगे, शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है। परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक एवं स्वतंत्र विचारधारा वाला युवा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या शेखर परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटी पर कसना चाहता है?
हाँ, कसना चाहता है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो रूढ़ियों से चली आ रही हो परंपराओं को पालन करता है। वो देखता है क्या ये सही है क्या नहीं। वो अपनी तर्क की कसौटी पर हर एक चीज़ को परखता है, फिर जाकर उसे अपनाता है। जो शेखर है ये व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। यहाँ पर जो शेखर प्रतीक है किसका है? व्यक्ति के स्वयं के, अपने आप की खोज करता है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने कोई बातें कही है तो वो पूर्णतः से स्वीकार करता है। जैसे पहले से कह रहा हूँ, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करता है शेखर पात्र। ये शेखर केवल उपन्यास का ही पात्र नहीं है, ये हम जैसे आप जैसे व्यक्तियों के अंदर का शेखर है। फिर क्या है? शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के 4 खंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीजीटी जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न बन सकता है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने खंड हैं? तो ये 4 खंड है। कौन कौन से खंड है यही आपने नोट करने हैं। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ये जो प्रथम खंड है शेखर एक जीवनी के, वैसे तो 2 खंड है, परंतु जो प्रथम खंड है उसके भी 4 खंड इस प्रकार से हैं। ठीक है, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली भी में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि क्या शेखर एक जीवनी को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा है, अर्थात फ्लैशबैक शैली पर लिखा गया है? हाँ जी, लिखा गया है। पूर्व दीप्ति शैली को फ्लैशबैक शैली भी कहते हैं। इस उपन्यास पर रोमा रोला के जियों क्रिस्तोफ का प्रभाव है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जो शेखर एक जीवनी है इस उपन्यास पर किसका प्रभाव है? तो रोमा रोला का, जियों क्रिस्तोफ का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो ये है इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको बताए। फिर देखिएगा इसके जो मुख्य पात्र है वो कौन कौन से हैं। शेखर, शशि, शेखर की माँ सरस्वती जो शेखर की बहन है, शारदा, शांति। तो ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। मैं आगे भी आपको एक और पीडीएफ से स्टडी करवाऊंगा, उसको भी देख लेना आपने। पहले इस पीडीएफ से ही देखिएगा। जो शेखर है इस उपन्यास का कथानायक है। क्या है? शेखर इस उपन्यास का कथानायक है। इसका स्वभाव कैसा है? जैसा मैं आपको बता रहा था, विद्रोही स्वभाव है इसका। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोलेंगे 2 + 2 4 होते हैं तो वो मान लेगा, ऐसा नहीं है। वो पहले देखेगा, खुद सीखेगा, क्या 2 को जब 2 से जमा करते हैं 4 ही निकलते हैं, क्या 5 तो नहीं निकलते। जब तक वो तर्क की कसौटी पर हर चीज़ को नहीं परखता तब तक वो उसे स्वीकार नहीं करता है। फिर देखिए दूसरा पात्र है शशि, जो शेखर की कैसी बहन है? ममेरी बहन है। शेखर की ममेरी बहन है शशि, और ये उपन्यास की नायिका भी है। तीसरा पात्र है शेखर की माँ। जो चौथा पात्र है सरस्वती, ये शेखर की बहन है। शेखर की बहन, ये बहन है और ये शेखर की माँ है। शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु। पूछा जाएगा कि उपन्यास में शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु कौन है? तो वो सरस्वती है जो शेखर की बहन है। और शारदा शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि शेखर इसे प्रेमिका की नज़र में देखता है। फिर शांति, ये 18 से 19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि शेखर एक जीवनी में तपेदिक से पीड़ित लड़की कौन है? तो वो शांति है। यहाँ पर देखिए आपको ये भी बता देता हूँ, जो शेखर है इस उपन्यास में हर एक स्त्री को आकर्षित नज़रों से देखता है। ठीक है, कई बार अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा गलत भी फील होगा कि यार जो शेखर है क्या सोच रहा है। ठीक है, काफ़ी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। काफ़ी सोचने के पश्चात ही आपको इसके जो मूल थीम है वो पता चलती है। फिर देखिए जो शेखर एक जीवनी है इसकी भूमिका में अज्ञे क्या कहते हैं। सारा तो नहीं बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा। जैसे जो हाईलाइट की हुई पंक्तियां हैं, वेदना में ये सारी चीज़ें कौन कह रहे हैं? अज्ञे कह रहे हैं, जो हाईलाइट वाली है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है।
शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। ये है काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति। पूछा जाएगा कि अज्ञे ने शेखर एक जीवनी को कितने वर्षों के अंदर लिखा? 10 वर्षों के अंदर लिखा। ये स्वयं अज्ञे कह रहे हैं। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। कैसा है? शेखर घनीभूत वेदना की एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। फिर आगे देखिए, अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मूल क्या है? अर्थ क्या है? सिद्धि क्या है? व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए इंपॉर्टेंट है तो नोट कर सकते हो। यही उस रात के बारे में कह सकता हूं। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास के बाद में लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी के अंतर्गत जो लेखक ने कहा है, उसने कहाँ जाने की बात कही थी? लाहौर किले से। तो लाहौर किले से उसे अमृतसर जेल ले जाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ। फिर पेंसिल से लिखे हुए वे तीन 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव हैं। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। ये भी अज्ञे ने कहा है। फिर क्रांतिकारी अंतोतगोतबा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, अज्ञे द्वारा कहा गया है। फिर आगे है, तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। ये भी अज्ञे के द्वारा कहा गया है। यहाँ से तो आप स्पष्ट समझ सकते हो। इसके पश्चात आगे है, शेखर में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके पश्चात आगे देखिए, शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुंह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। ये देखिए कहा था ना, अज्ञे ये नहीं मानते कि ये अज्ञे की स्वयं की जीवनी है, ये सिर्फ शेखर की जीवनी है जो अज्ञे कहते हैं। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके लिए एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी यद्यपि कुछ मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी, यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए तो मैंने बिना एक भी विवाह किए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित अर्थात जो आत्मानुभूति नहीं है, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी
हो सकती है का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना है और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आगे है, हो सकता है कि लेखक की शक्ति का प्रमाण है। तो कुछ इस प्रकार से ये तथ्य यहाँ पर भी दिए गए हैं, इनको भी आप देखिएगा। शक्ति का प्रमाण है, इसके आगे है, इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति को परकीय, सेकेंड हैंड, अतएव घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए टी.एस. इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा। क्या है टी.एस. इलियट की उक्ति? तो टी.एस. इलियट की उक्ति है, देयर इज ऑलवेज अ सेपरेशन बिटवीन द मैन हु सफर्स एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स, एंड द ग्रेटर द आर्टिस्ट द ग्रेटर द सेपरेशंस। ये टी.एस. इलियट की पंक्ति शेखर ने अपने शेखर एक जीवनी उपन्यास की भूमिका में कही है। इसका अर्थ निकलता है, भोगने वाली प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी वह अंतर होता है। फिर आगे है, लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया है और मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट के कथानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सकता हूँ। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है, और यह अभिसिंचित ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंततोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक हैं। अपने ही जीवन का चित्रण नहीं हो प्रक्षेपण है। अपने सयाद की कहानी है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श, जिसकी महानता मैं मानता हूँ, मुझसे नहीं निभ सकता। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी का निजी बात कहकर उड़ा सकते हैं। मेरा आग्रह है कि इस अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूं। शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटनास्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति के क्षेत्र से अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा। एक पात्र के सृष्टा के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों की कठपुतली ना रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जितनी रुचि हो वे पिरांडेलो की साक्षी ले सकते हैं। किसकी? पिरांडेलो की साक्षी ले सकते हैं। फिर आगे देखिए, जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक किस रोशनी में देखें, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका हूँ, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुँचेगा, 2 बाकी रह जाएंगे। ये भी आगे की पंक्ति है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है।
पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी कितने भागों में विभक्त मानी गई है? अज्ञेय द्वारा 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में एक ही कथा सूत्र में गुंथे होकर अलग अलग भी प्राय संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा ना भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेगा, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। ये एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगा, ये अज्ञेय ने कहा है। किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग ये क्यों पढ़ें या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चलें, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय कि यदि उनका दम्भ कर सकूँ तो कहूँ कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता और सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, जो एक है, अभिजातीय है, मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण पंक्ति देख लेते हैं। ये भी पूछी जा सकती है पंक्ति। शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाना चाहता हूँ। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार है। तो ये देखिए, जो मैं कह रहा था ना, ये हमारे अंदर का ही शेखर है, कोई और शेखर नहीं है। ये कहा अज्ञेय ने। तो अज्ञेय की जो द्वितीय संस्करण की भूमिका भी यहाँ पर दी गई है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF दे दूंगा। अब चलते हैं मेन उपन्यास की तरफ। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि अज्ञेय का समय कब से कब तक का रहा। अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 में कुशीनगर में और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। इनका समय याद रखिएगा, अज्ञेय का 1911। अज्ञेय के 3 उपन्यास, कितने उपन्यास? अज्ञेय के 3 उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी प्रकाशित हैं। इनका भी प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1940 से 1944। कई जगह 1941 भी दिया गया है, कई जगह 1940 भी दिया गया है। ये जो 1940 को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रमाणिक तिथि मानी जाती है। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कृति में उस कलात्मक प्रौढ़ता का निर्देशन किया होगा जो अज्ञेय कर सकते हैं। यह कृति फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, उसे फांसी की सज़ा हुई। यह भी पूछा जा सकता है कि शेखर को कौन सी सज़ा हुई थी? फांसी की सज़ा हुई थी। वह अपने जीवन की अंतिम रात में अपने समूचे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। शेखर एक अहमवादी व्यक्ति है। वह सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है। उसका अहम हर पुरुष से आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्पण की। उसके जीवन में अनेक स्त्रियां आई, बहन सरस्वती, मिस प्रतिभा लाल इत्यादि इत्यादि। तो देखिएगा, जो ये संपूर्ण कहानी है शेखर एक जीवनी में, शेखर अब जब उसे फांसी हो रही थी तो अपने जीवन की अंतिम रात में समूचे अतीत को याद कर लेता है और उसे जीने का साहस करता है। अज्ञेय का जन्म पूछा जाएगा 1911 है, कुशीनगर में। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्हें प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है। ये हिंदी कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार हैं।
इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया। इंपॉर्टेंट ये वाला पैराग्राफ है। फिर उपन्यास के प्रमुख पात्र देखिए। शेखर इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है जिसको केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। यह विद्रोही स्वभाव का है एवं बंधनों से घृणा करता है तथा उसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। किससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है? बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है शेखर। सरस्वती शेखर की बहन है, वह शेखर की प्रेरक तथा गुरु भी है। सरस्वती ही शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र है ये भी। फिर है शारदा। यह मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका चंचल स्वभाव तथा स्पष्टवादिता शेखर को अच्छी लगती है। वह उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर है शशि। मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र है ये भी। शशि शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। वह शेखर की प्रेरणा शक्ति है जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी है। इनके अतिरिक्त शेखर की मां मणिका और शांति अन्य पात्र हैं जो कथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फिर देखिए आगे है शेखर एक जीवनी उपन्यास की समीक्षा। शेखर एक जीवनी अज्ञे का बहुचर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग का नाम है उत्थान और उत्कर्ष। इसका जो प्रकाशन वर्ष है सन 1940 तथा दूसरा जो भाग है ये सन 1944 में प्रकाशित हुआ था। देखिएगा उपन्यास के प्रथम भाग को 4 खंडों में बांटा गया है। उपन्यास के प्रथम भाग को कितने खंडों में बांटा गया है? 4 खंडों में बांटा गया है। उपन्यास के प्रथम भाग को बांटा गया है 4 खंडों में। ये खंड इस प्रकार से हैं: उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। ये 4 खंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि क्रम के हिसाब से 4 खंडों को लगाइएगा। सबसे पहले उषा और ईश्वर, फिर बीज और अंकुर, फिर प्रकृति और पुरुष, फिर पुरुष की परिस्थिति। और जो दूसरा भाग है वह भी 4 खंडों में ही बांटा गया है। तो वो 4 खंड इस प्रकार से है: पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे रस्सियां गुंझल। प्रस्तुत उपन्यास का प्रारंभ ईश्वर को लेकर प्रश्नानुकूलता तथा समापन उलझन और द्वंद्व में होता है। यह उपन्यास शेखर नामक पात्र के जीवन पर आधारित है, अतः इसे जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना अधिक उचित लगता है। फिर आगे है, इस उपन्यास में शेखर मृत्यु से पूर्व अपने जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए उन घटनाओं का काल्पनिक साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी हैं। अतः इसमें शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते पर आने तक की समस्त घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार इसमें पूर्वदीप्ति अर्थात फ्लैशबैक पद्धति को अपनाया गया है। शेखर की ईश्वर के प्रति अनास्था, भयावह वस्तु को देखकर घबराना, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में परिवार के सभी लोगों से पूछताछ, माँ के प्रति घृणा आदि बातों तथा घटनाओं का वर्णन मिलता है। जो हाईलाइट किया हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको आपने पढ़ना है। फिर है शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर की मनस्थिति के आधार पर उसकी कथा परस्पर जुड़ती, संवरती तथा निखरती चलती है। शेखर की मनोस्थिति में जो विकास हुआ, उसकी स्मृति के पट पर जो जो चित्र उभरे, उसी के अनुसार कथा को आगे बढ़ाया गया। कथा वस्तु के विशृंखल होने का कारण शेखर की चंचल तथा उलझी हुई मनस्थिति एवं साथ ही लेखक का ध्यान शेखर की मनस्थिति पर ही केंद्रित होना भी है। उसके व्यक्तित्व निर्माण और विकास के प्रति दृष्टि रखने के कारण कथा का क्रमिक विकास नहीं हो पाया। शेखर जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का है। उसका विद्रोह समाज में व्याप्त रूढ़िगत मान्यताओं और परंपराओं के प्रति है। वह समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर अपने व्यक्तित्व का गला घोटने को तैयार नहीं है। लेखक ने शेखर को ईमानदार एवं जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है।
उसमें अहम भाव की प्रबलता है तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है। वह समाज के एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वतंत्र रहना चाहता है। वह अपने अहम की पुष्टि करना चाहता है, मन में उठे प्रश्नों का समाधान करना चाहता है तथा प्रेम करना चाहता है। अज्ञे की चरित्र चित्रण की शैली उल्लेखनीय है। वे पात्रों के चित्रांकन में कल्पना का नहीं अपितु तथ्यों का सहारा लेते हुए उसकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करते हैं। अज्ञे शेखर को मनोवैज्ञानिक पात्र के रूप में इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि घटनाओं की अधिकता होने पर भी उसका व्यक्तित्व डगमगाता नहीं है। यह उनके लेखन की विशिष्टता है या विशेषता है। शेखर के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वह शेखर की आंतरिक मूल प्रकृति की ही उपज रहती है। उपन्यास में अज्ञे ने शेखर की गुणतम प्रवृत्तियों को चित्रित करने के लिए सूक्ष्म और कलात्मक प्रयोग किया है। उन्होंने शेखर के पात्र को फांसी जैसी विकट परिस्थिति में अतीत के जीवन को जीने की प्रेरणा देकर उसे सफल बना दिया है। अज्ञे ने शेखर के स्वप्न के मनोविश्लेषण द्वारा उसके भूतकाल के जीवन, वर्तमान जीवन तथा भविष्य के जीवन की दिशा को समझाया है। इस उपन्यास के द्वारा ही पाठक शेखर के समस्त जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। फिर आगे है, अज्ञे ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक हलचलों और सामाजिक सच्चाइयों को पृष्ठभूमि में रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणा पर भी विचार किया है। लेखक स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों से भी परिचय कराने में सफल रहा है। लेखक ने इस उपन्यास में मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम आदि विषयों पर भी विचार व्यक्त किए हैं। इस पूरे उपन्यास में शेखर के व्यक्तित्व की गुत्थियों को सुलझाया गया है। अहम भाव, भय तथा नारी पुरुष से जुड़ी काम वर्जनाओं को उपन्यास में इस प्रकार पिरो दिया गया है कि वे अलग से जोड़े हुए नहीं लगते। ये सारा हाईलाइट किया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत उपन्यास का उद्देश्य एक व्यक्ति के जीवन की विविध स्थितियों के संदर्भ में उसकी मनोग्रंथियों का विश्लेषण कर समाज में उसका स्वतंत्र रूप स्थापित करना है। उपन्यास में सामाजिक धरातल के विभिन्न पक्षों पर शेखर के मन का विश्लेषण किया गया है। आलोच्य उपन्यास के संवाद पात्रानुकूल, नाटकीय तथा संक्षिप्त है। यदि शिल्प की बात करें तो इस उपन्यास का शिल्प बेजोड़ है। अज्ञे भाषा के धनी है। उनके पास सक्षम भाषा है जो बिंबों और प्रतीकों से युक्त होकर कहीं कहीं काव्य जैसा आनंद देने लगती है। उपन्यास में कुछ स्थानों पर लालित्यपूर्ण काव्य भाषा भी प्रयुक्त हुई है। उसमें अलंकारों, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कथा के अंत में भी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग से उपन्यास के शिल्प को विशिष्टता प्रदान की गई है। अंत में कहा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो हिंदी उपन्यासों को एक नई दिशा प्रदान करता है तथा नए उपन्यासकारों को नई प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह एक सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यास साबित होता है। फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इसके कथनों की ओर भी चलते हैं। जैसे कि देखिए, ये कथन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में मिल जाएंगे, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ महत्वपूर्ण कथन बता रहा हूँ। जैसा जो पहला महत्वपूर्ण कथन है, सरस्वती और शेखर के मध्य, इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। ये सरस्वती शेखर से कह रही है। फिर इसके पश्चात और भी महत्वपूर्ण है, ये देखिए, स्कूलों में टाइप बनते हैं, वह बनना व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर शकी होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला जो कथन यहाँ पर है, शेखर पिता से कहता है। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, क्या है, बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है। ये कथन शेखर अपने पिता से कहता है। इसके पश्चात अन्य जो महत्वपूर्ण कथन रहेगा, हाँ, ये भी देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। शेखर
राघवन से कहता है, आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दें, ये शेखर ने कहा। इसी प्रकार शेखर सदाशिव से कहता है, अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठेती करना। इसके पश्चात तो कुछ और तथ्य भी हैं इसी उपन्यास से। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। अगला तथ्य देखिएगा, पंक्ति है इस उपन्यास की, उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे। अगला जो कथन है, हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है, हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है, और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं कि हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते, समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण पंक्ति है, सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, यह उसे समुद्र से सिखा दिया था, यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था, उसे आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर उद्धरण भी इस उपन्यास से मैंने आपके समक्ष रखे। तो अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। वीडियो के जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।